हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर जो हमारा चल रहा था वो सॉल्यूशन चैप्टर से चल रहा था, विलियन वाले चैप्टर से, सेकंड चैप्टर 12th क्लास का। ठीक है, उस चैप्टर में मैंने आपको विलियन के टाइप्स कौन कौन से हैं, विलियन के प्रकार, वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने सांद्रता के बारे में बताया और सांद्रता की मात्रात्मक रूप को व्यक्त करने वाले मात्रक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैंने बताया। फिर उन्हीं में से एक मात्रक था भार आयतन मात्रक, उसके मैंने टाइप्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको भार आयतन प्रतिशतता, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था मोलरता, फिर नॉर्मलता और फॉर्मलता। ये 4 टाइप चल रहे। 4 टाइप में से हमने 2 टाइप कर लिए हैं, भार आयतन प्रतिशतता और दूसरा मोलरता। ठीक है, अगर आपको वो सब पढ़ना है तो इसी जो चैनल पर उसका वीडियो आपके पास है, तो आप पहले उसे पढ़ें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही साथ सब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, यहाँ रोज एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ 12th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मलता के बारे में। ठीक है, ये सब हम चल रहे हैं भार आयतन वाले में। ठीक है, किसमें चल रहे हैं? भार आयतन प्रतिशतता या भार आयतन मात्रक में बोल दिया, भार आयतन मात्रक में। नेक्स्ट हमारा सी टॉपिक है क्या? नॉर्मल। सी टॉपिक हमारे पास है नॉर्मल। नॉर्मलता को इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मेलिटी। क्या कहा जाता है? नॉर्मेलिटी कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मलता होती क्या है? जैसे आपने बोला था मोलरता के बारे में, मैंने आपको मोलरता के बारे में बताया। जो मोलरता होती है वो मोलरता किसको दर्शाती है? ठीक है, मोलरता सांद्रता को दर्शाने का एक तरीका, एक इकाई है। तो मोलरता की जो मैंने परिभाषा दी थी वो मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या की बात करेंगे तो हम मोलरता पे चले जाएंगे। ठीक है, या फिर मोलरता पे भी जाते हैं, लेकिन वहां पर 1 लीटर की बात नहीं करेंगे, पर 1 किलोग्राम की बात करेंगे या फिर 1000 ग्राम की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम नॉर्मलता की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मलता में हम किसकी बात करेंगे? नॉर्मलता में हम बात करते हैं कि 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक आपने घोले। यहाँ पर विलेय को किसके रूप में लेना है? ग्राम तुल्यांक के रूप में लेना है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको दर्शाएगा? नॉर्मलता को दर्शाएगा। तो इसकी परिभाषा हो गई कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलेय की नॉर्मलता कहलाती है। अभी जो नॉर्मलता है, ये नॉर्मलता कैपिटल N से दर्शाई जाती है। इसी परिभाषा से हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। देखो कैसे, पहले परिभाषा देखिए इसकी। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता जो है इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। ठीक है भाई, कैपिटल N से दर्शाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो परिभाषा है उसी को फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन? नॉर्मलता बराबर किसको घोला गया है? विलेय को घोला गया है। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। अब ये जो विलियन का आयतन लोगे वो किस पे लोगे? परिभाषा के अनुसार लीटर में लिया जाएगा। तो ये मैंने लीटर लगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब हमारे पास नया क्या है? नया है हमारे पास ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जैसे कल देखा था मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपने क्या किया था? विलेय के भार में, यानी कि विलेय के द्रव्यमान में उसके अणुभार का भाग लगा दिया था।
वैसे ही हमें अगर विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालना है तो क्या करना है, विलेय के ग्राम तुल्यांक में, यानी कि विलेय का जो ग्राम तुल्यांक दे रखा होगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक निकालना है तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, विलेय का जो ग्राम वेट है, यानी कि वेट दे रखा है, उस वेट में उसके तुल्यांक की भार का भाग लगा दो तो क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए, क्योंकि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या लिखना है, विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांक की भार। अभी तुल्यांक की भार क्या होता है ये भी अपन देखेंगे ना, विलेय का तुल्यांक की भार। चलिए इस फॉर्मूले को उठा के कहां रखना है, यहां रखना है, विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक यहां पर इस फॉर्मूले को रख दीजिए, क्या मिलेगा, इसीलिए नॉर्मलता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। ये हमारे पास हो गया मेन फॉर्मूला। अब इसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखोगे, नॉर्मलता को कैपिटल एन से, भार को डब्ल्यू से, विलेय का तुल्यांकी भार इंग्लिश वर्ड होता है इक्विवेलेंट वेट, तो आप ईडब्ल्यू लिखे, विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ईडब्ल्यू लिख दिया, इनटू वी, वी किस में लिया गया है, लीटर में लिया गया है। एक फॉर्मूला तो आपका बन गया है ये, कब, जब आयतन किस में दिया गया हो, लीटर में दिया, जब आयतन लीटर में हो तो इसे लगाएं, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन ई डब्ल्यू इंटू वी। अब इसको एमएल में चेंज किया है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करो, 1000 से। इसे कब लगाना है, जब आयतन किस में दिया गया हो, एमएल में दिया गया। तो ये दो फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं यहां, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं ये विलेय का जो तुल्यांकी भार है, इस तुल्यांकी भार को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये जब लीटर में हो और ये जब किसमें, एमएल में हो, ये अपन को निकालना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आगे कि किस तरह से हम तुल्यांकी भार की बात करते हैं। तुल्यांकी भार देखो, परिभाषा तो आपने पढ़ी होगी, अपन यहां पर थोड़ा सा तुल्यांकी भार के बारे में जान रहे हैं। ये 11th में आपने देखा होगा तुल्यांकी भार, और इंग्लिश वर्ड होता है इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट में हम तुलना करते हैं कि हाइड्रोजन का 1 भाग, ऑक्सीजन का 8 भाग, ऐसे ही अपन सिल्वर का 108 भाग, इनकी तुलना करके हम किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाहो, क्षार का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार, तो कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अम्ल का तुल्यांकी भार आप निकालना चाहते हो, अम्ल का तुल्यांकी भार, तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा अम्ल का अणुभार, जो भी अम्ल का अणुभार है उसमें क्षारकता का भाग लगा देना है। अब ये क्षारकता क्या होती है, क्षारकता होगी त्यागे गए H+ आयन। ठीक है, यानी कि अम्ल अपने H+ त्याग देगा तो उसके द्वारा कितने H+ त्यागे जा रहे हैं वो उसकी क्षारकता हो जाएगी। और बी हम यहां देखेंगे क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षार का अणुभार रखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ ये अपन को रखनी पड़ेगी यहां पर अम्ल का।
अम्लता का मतलब है कि ऐसे नहीं कि प्लस से है यहाँ पर ना, H प्लस से नहीं, क्षार क्या करता है, OH माइनस त्यागता है, तो त्यागे गए OH माइनस आयन, ठीक है। ये आपको दोनों फॉर्म में पता होना चाहिए। अम्ल का अणु बाहर निकाल लेना, उसमें उसकी क्षारकता का भाग लगा देना, यानी कि H प्लस कितने त्याग सकता है। सी हम बात कर रहे हैं आयन का, कोई भी आयन है, आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालें। तो आयन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयन का अणुभार लेना पड़ेगा और उसमें आवेश का भाग लगाना पड़ेगा, आवेश प्लस या फिर माइनस जिसमें भी है उसका भाग लगा दो, ठीक है, उसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। डी हम देख रहे हैं यहां पर लवण का तुल्यांकी भार। किसी भी लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालना है वो भी देखिए। लवण का तुल्यांकी भार निकालने के लिए लवण का अणुभार लिखो और उसमें धनायन पर आवेश, या तो उसका भाग लगा दो या ऋणावेश पर आवेश इसका भाग लगा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, लवण का तुल्यांकी भार मिल जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे Na अचाम्ल है, अम्ल में आप ले लीजिए जैसे आप HCl, तो HCl का अगर आप तुल्यांकी भार निकालना चाहते हो तो HCl का तुल्यांकी भार आप कैसे निकाल सकते हो वो देखिए। HCl का तुल्यांकी भार निकालने के लिए HCl का अणुभार लगाना पड़ेगा 1 प्लस HCl, Cl का कितना होता है 35.5 लगाना पड़ेगा भार, तो 1 प्लस 35.5 बराबर हो जाएगा 36.5, ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। और इसमें अपन को भाग लगाना पड़ेगा किसका, कितने H प्लस की आवश्यकता है, एक इसकी क्या हो गई, क्षारकता हो गई, एक से भाग लगा देना, ये इसका क्या आ जाएगा, आपको तुल्यांकी भार मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसका भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। क्षार में जैसे मैंने ले लिया है NaOH का तुल्यांकी भार अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, Na का निकालना पड़ेगा, तो Na का होगा 23, ऑक्सीजन का होगा 16, हाइड्रोजन का होगा 1। अब ये कितने OH माइनस त्याग सकता है, तो NaOH के पास तो एक ही OH है, एक का भाग लगा देना, ये इसका क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। आगे देखिए, अगर आपको कोई आयन दे रखा है, आयन के रूप में जैसे आपको दे दिया है CO3-2 कार्बोनेट, कार्बोनेट का आपको क्या निकालना चाहता है, तुल्यांकी भार निकालना चाहता है, तो कार्बोनेट में कार्बन का 12 भार होगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा वो आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, आवेश कितना है 2। और इसी तरह से अगर आपको किसी लवण का तुल्यांकी भार, लवण जैसे आपने ले लिया है NaCl का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो कैसे निकालना है, या Na का आपको लिखना पड़ेगा 23, भार अणुभार 23, और इसका Cl का होता है 35.5, और अगर आप Na, अब देखो क्या लिखा है, धनायन पर आवेश या फिर ऋणायन पर आवेश, धनायन तोड़ोगे तो Na प्लस मिलेगा, ऋणायन तोड़ोगे तो Cl माइनस मिलेगा, दोनों में से किसी एक का आवेश लिखना है, धनायन पर +1 आएगा, Cl पर -1 आएगा, एक की आवेश आ रहा है तो एक मैंने यहां रख दिया, बाकी आप करके देख लेना, आपको क्या मिल जाएंगे, इनके तुल्यांकी भार मिल जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तुल्यांकी भार के बाद हमारे पास जो है वो है ये अपने देखा था C पॉइंट, ठीक है, द्रव्यमान आयतन मात्रक में इतना C पॉइंट हो गया है। इसके बाद हमारे पास आता है D पॉइंट, और D पॉइंट में हम बात करेंगे फॉर्मलता, इसकी बात करने वाले फॉर्मलता को इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेलिटी, क्या बोला जाता है, फॉर्मेलिटी। चलिए फॉर्मलता क्या होती है इसके बारे में सिर्फ बेसिक चीज अपन बताएंगे, ये अपने सिलेबस में नहीं है इतना। देखो फॉर्मलता में हम सूत्र भारों की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सूत्र भार, ठीक है, फॉर्मूला वेट की बात करते हैं। जैसे आपने बोला नॉर्मलता के लिए कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसकी जगह अपन को क्या बोलना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांकों की जगह क्या बोलना पड़ेगा कि ग्राम सूत्र भारों की संख्या, क्या बोलना पड़ेगा, ग्राम सूत्र भारों की
संख्या। बस इतना सा ऐड कर दीजिए और फॉर्मलता को कैपिटल एफ से बताएंगे तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी। डेफिनेशन क्या है देखो सुनिए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को, सूत्र भारों की संख्या उस विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। उस विलियन की क्या कहलाएगी? फॉर्मलता कहलाती है। और इसे कैपिटल एफ से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, जो परिभाषा है उसी से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? फॉर्मलता बराबर क्या लिखने वाले हो अपन? विलेय के ग्राम सूत्रभार, विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, ग्राम सूत्रभारों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। अब यहां पर जो विलियन का आयतन लिया गया वो किस में लिया गया है? लीटर में लिया गया है, वो अपन को लिखना है। इसी को अपन फॉर्मूले या फिर अपन बोल सकते हैं अपने पास नया टर्म क्या है? विलेय के ग्राम सूत्रभार। ये कैसे निकाले? तो देखिए, विलेय के ग्राम सूत्रभार कैसे निकाले जाते हैं वो देखो। विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या, ये ग्राम सूत्रभारों की संख्या कैसे निकाली जाती है? बहुत इजी। जैसे आपने विलेय के ग्राम तुल्यांक निकाले, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए आपने क्या किया कि विलेय के भार में विलेय के तुल्यांक की भार का भाग लगा दिया। सेम कंडीशन यहां पर भी है कि विलेय का जो भार है, जो ग्राम में या किलोग्राम में आपको भार देगा, उस भार में आप क्या करें? सूत्र भार का भाग लगा देंगे। ठीक है, हम यहां क्या बोलेंगे? विलेय का भार अपॉन विलेय का सूत्र भार। अभी सूत्र भार हमारे नया है जो मैं बता दूं। इस फॉर्मूले को अपन को कहां पुट करना है? यहां पर इसको रखना है। जब यहां रखोगे तो नया फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे फॉर्मलता बराबर, फॉर्मलता बराबर क्या लिखोगे? विलेय का भार अपॉन विलेय का सूत्रभार इनटू विलियन का आयतन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एक नया फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूला को एफ से, ये डब्ल्यू से, ये सूत्रभार होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला का एफ साथ में छोटा डब्ल्यू लिख दो, गुणा में आप क्या लगा दो? यहाँ पर v, और v किस में है? लीटर में। जब आपको लीटर में दे रखा हो तो ये लगाना है। जब फॉर्मूलता किस में हो? लीटर में। अगर आपको ml में दे रखी है तो फॉर्मूलता का फॉर्मूला क्या होगा? w अपॉन एफ डब्ल्यू, w अपॉन एफ डब्ल्यू इंटू, यहाँ पर v किस में लेना पड़ेगा? ml में। मल्टीप्लाई करो किससे? 1000 से। ये किसमें फॉर्मूला हो गया हमारे पास? ml में हो गया। तो यहां तक की दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, कॉपी करो इसको आप। ओके, अब हमारे पास एक नया टर्म था, सूत्रभार क्या होता है। ठीक है, सूत्रभार कैसे निकाले जाते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो आप नोट करके लिख लेना यहीं पे। नोट क्या है कि फॉर्मूलता का प्रयोग हम कब कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब विलेय का संगुणन, विलेय या तो क्या हो रहे हो? जुड़ रहे हो, संगुणन हो, ठीक है, या फिर विलेय का वियोजन हो, विलेय टूट रहा हो, जब हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मूलता का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है, जब विलेय का संगुणन या वियोजन हो तो
फॉर्मलता का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मलता का प्रयोग किया जाता है। आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, सूत्रभार क्या होता है, सूत्रभार, ठीक है। सूत्रभार का इंग्लिश वर्ड होता है फॉर्मूला वेट, ठीक है। फॉर्मूला वेट क्या है इसके बारे में आप समझिए। देखिए अणुभार तो सभी जानते हैं, अणुभार में तो क्या किया जाता है, सभी तत्वों के भारों का योग कर दिया जाता है, सभी तत्वों के भारों का योग कर दो तो अणुभार मिल जाता है। हमारे पास है सूत्रभार, सूत्रभार जैसे आप जानते हो ना बेंजीन जो होता है, बेंजीन का अणुभार आपको मिलेगा 60, लेकिन जब बेंजीन को आप बेंजीन का जो अणुभार मिलता है वो 60 मिलता है, या सिर्फ बेंजीन की जगह, सॉरी 60 नहीं, उसका एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, सॉरी एसिटिक एसिड का जो आपको अणुभार मिलेगा वो 60 मिलेगा। जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन के विलयन में आप घोल दोगे, ठीक है, तो इसका जो बेंजीन जो होगा वो बेंजीन के अणु आपस में जुड़कर द्विलक बना लेंगे। द्विलक बनाने पर दो एसिटिक एसिड के जो अणु जुड़ेंगे बेंजीन के विलयन में, उन दोनों एसिटिक अणुओं के जुड़ने पर एक नया भार प्राप्त होगा, उस भार को बोलेंगे सूत्रभार, ठीक है। और अगर उसने एसिटिक एसिड बोलना था बेंजीन बोल गया था। देखो कैसे उदाहरण, सूत्रभार कैसे निकालते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का जो आप अणुभार निकालोगे वो अणुभार आपको मिलेगा 60, कितना मिलेगा, 60 होता है। परंतु बेंजीन विलायक में, या बोल दीजिए बेंजीन में घोलने पर यह द्विलक बनाता है। द्विलक को इंग्लिश में बोलते हैं डाइमर, यानी कि दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो उससे बोला जाता है द्विलक, द्विलक बनाता है। इसीलिए इसका सूत्रभार, किसका, एसिटिक एसिड, इसीलिए इसका सूत्रभार 2 गुणा 60 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 120 प्राप्त होता है। इस तरह से आप क्या निकालते हैं, सूत्रभार निकालते हैं। अब ये डाइमर कैसे बनाता है वो भी देख लीजिए। जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक अणु है, तो दूसरा अणु भी क्या होगा, इसके पास में होगा, वो इस तरह से इसके साथ बॉन्डिंग होगी। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड है, और ये CH, ये दोनों एसिटिक एसिड के हैं। तो ये ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, H बॉन्ड बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बना लेगा। तो ये डाइमर है, क्या बन गया, डाइमर, द्विलक, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल का द्विलक है, जिसका सूत्रभार कितना है आपके सामने, 120 है। कॉपी करो, ओके। तो इस तरह से अपन सूत्रभार निकालते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।